हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं ये फिलहाल हम जो अलग अलग टाइप्स हैं हमारे पास हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉमन ट्रीटमेंट बताऊंगी जो आप एग्जाम पर्पज से भी लिख सकते हैं और दो ट्रीटमेंट्स हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट आपको एक चॉइस मिले कि आपको जो भी एग्जाम में लिखना है, अगर ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर अगर आपको सिर्फ कॉमन लिखना है तो आप कॉमन भी लिख सकते हो। ठीक है, शॉक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उसमें हम अलग अलग डिटेल में भी पढ़ते हैं और एक ओवरऑल अगर कम मार्क्स में आ रहा है शॉक तो आपको जरूरी नहीं है इतना डिटेल में इतना डेप्थ में जाके लिखना, तो आपके पास दोनों चॉइसेस होने चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। इसी वजह से हम दो ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ऐसे पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे जो कि ओवरऑल सारे शॉक्स में यूज होता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले शॉक अगर किसी भी पेशेंट को है, शॉक है कि इसका क्या मतलब है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें ना कभी भी जब भी हम किसी भी पेशेंट को शॉक का ट्रीटमेंट देते हैं तो सबसे पहले चेक करना है ABC। ठीक है, अब ये ABC क्या है? A stands for airway, B stands for breathing and C stands for circulation। ठीक है, तो एयरवे क्या है? एयरवे हमें चेक करना है, मतलब जो पेटेंट जो पाथवे होता है हमारा, जो एयरवे का एक पाथवे है वो उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ब्रीदिंग एज इन जो भी पर्सन है वो अच्छे से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, और सर्कुलेशन मतलब पल्स फील हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हम सबसे पहले चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम कॉमन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसी से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले हाइपोवॉलेमिक शॉक पे। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या है? हाइपोवॉलेमिक शॉक मतलब फ्लूइड लो हुआ है, इसमें फ्लूइड लॉस हुआ है, जो ऑर्गन्स हैं वो उन तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, ब्लड का वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। तो हमारा इवेंचुअली इसमें गोल क्या रहेगा कि जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है हम उसे मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आईवी इन्फ्यूजन करेंगे। ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन मतलब NS या फिर RL हम देंगे। ओके, तो रैपिड आईवी इन्फ्यूजन हमें करना है। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, बहुत ज्यादा अगर सीरियस केस है और ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रखा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट है, हमें ये पता करना है कि अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी इंटरनल अगर हेमरेज है या एक्सटर्नल हेमरेज है तो हमें उसको रोकना है। ठीक है, तो ब्लीडिंग कंट्रोल करना है, ब्लीडिंग कंट्रोल। ओके, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब देखो इसमें फ्लूइड लॉस भी हुआ है मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स भी गायब हुए होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें करेक्ट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को भी हमें करेक्ट करना है। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक अगर आपसे इसका ट्रीटमेंट पूछा जाता है तो आप ये ट्रीटमेंट्स लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमें आईवी इन्फ्यूज करना है ताकि फ्लूइड मेंटेन रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है अगर सीरियस केस है तो, हमें पता लगाना है कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो कहाँ से हो रही है, या तो उस पर अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग है तो उस पर प्रेशर पुट करो, अगर हॉस्पिटल में हो तो सर्जरी फटाफट करो। तो हमें जो भी ब्लीडिंग हो रही है, जो भी एक कॉज है उसको करेक्ट करना है और इलेक्ट्रोलाइट को भी हमें मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक का क्या मतलब है? कार्डियोजेनिक मतलब हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें किसमें प्रॉब्लम हो रही है, इसमें बेसिकली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है, तो हमें ये मेंटेन करना है कि कार्डियक आउटपुट प्रॉपर हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम देंगे ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी क्यों देंगे, क्योंकि कार्डियक को जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए पंप करने के लिए। अगर ऑक्सीजन वहां नहीं होगा, अगर वहां नेक्रोसिस होना शुरू हो गया, इस्कीमिया होना शुरू हो गया, तो फिर हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन दे दिया। उसके अलावा हम आइनोट्रॉप्स देंगे। ठीक है, आइनोट्रॉप्स एक टाइप के मेडिसिन होते हैं। ठीक है, जैसे कि डोपामिन है और डोब्यूटामिन है। तो आइनोट्रोप्स क्या करते हैं, आइनोट्रोप्स का काम होता है कि ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर दें। ठीक है,
कार्डियक आउटपुट को ये इंक्रीज कर दे। बेसिकली मतलब इनका काम होता है कि ये हार्ट के मसल्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करे ताकि हार्ट के मसल्स ब्लड पंप अच्छे से कर पाए, ठीक है। ये आइनोट्रॉप्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव आइनोट्रॉप, दूसरा होता है नेगेटिव आइनोट्रॉप, ठीक है। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉप जैसे डोपामिन है, ये हम तब देंगे जब कार्डियक आउटपुट कम है और हमें कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव हम तब देते हैं जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज है, हमें उसे कम करना है, या ब्लड प्रेशर इंक्रीज है और उसे हमें कम करना है, ठीक है। तो अगर हमें हार्ट को रेस्ट करवाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव आइनोट्रॉप्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हम डायूरेटिक्स देंगे, ठीक है। डायूरेटिक्स अगर पल्मोनरी इडीमा है, अगर बॉडी में पानी भर रहा है, अगर फ्लूइड भर रहा है, तो हम डायूरेटिक्स देंगे ताकि वो बॉडी से निकल जाए। हमें कॉजेस पता करने हैं और फिर कॉजेस का ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। हमें जो रीजन है कि क्यों ये हो रहा है वो पता करना है और उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, तो नेक्स्ट है अवॉइड एक्सेस फ्लूइड, ठीक है। ओके, तो हमें पता है कि अगर किसी को भी कार्डियक इश्यूज हैं या फिर अगर किसी को भी रीनल इश्यू है तो उस कंडीशन में हम फ्लूइड को लिमिट कर देते हैं। ज्यादा फ्लूइड हमें नहीं देना होता है। ज्यादा इसलिए नहीं देना होता है क्योंकि बॉडी में इडीमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑलरेडी भी इडीमा हो रहा होता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि कंजेशन हो, हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हार्ट पे लोड बढ़े या हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाए, इसीलिए हम लिमिट कर देते हैं फ्लूइड्स को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, रिलीव करेंगे हम ऑब्स्ट्रक्शन को, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कैसे कर रहे हैं, जैसे अगर न्यूमोथोरेक्स है तो हम निडल डीकॉम्प्रेशन करते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पल्मोनरी एरिया है, पल्मोनरी न्यूमोथोरेक्स अगर हो रखा है किसी को, तो उसमें टेंशन न्यूमोथोरेक्स जो बोलते हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स अगर हो रखा है मतलब एयर एक्यूमुलेट हुआ है, तो अगर निडल से डीकॉम्प्रेस करेंगे दैट मीन्स वो एयर बाहर निकल जाएगा और वहां पे लंग्स को जगह मिल जाएगी एक्सपेंड होने के लिए और अच्छे से अपना काम करने के लिए। तो एक तो हम वो करेंगे, निडल डीकॉम्प्रेशन बोलते हैं, ठीक है, डीकॉम्प्रेशन, ठीक है। दूसरा हम थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे, थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है। तो अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो एम्बोलिज्म को हमें तोड़ना पड़ेगा, थ्रोम्बस को हमें तोड़ना पड़ेगा, मतलब जो क्लॉटिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा और उसके ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए मैं यहाँ पे पीई लिख रही हूँ, जस्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हम थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। अब क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन कम है तो हम O2 थेरेपी भी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हम IV फ्लूइड्स भी देंगे, ठीक है। और अगर जो हमने पढ़ा था हार्ट में कि हार्ट में जो कार्डियक टेम्पोनेट है वो हुआ था, ठीक है, तो पेरिकार्डियो जो पेरिकार्डियम एरिया था यहाँ पे फ्लूइड था, तो उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस। मतलब ये जो फ्लूइड है इसको रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है। तो ये हम करेंगे सो दैट कार्डियक टेम्पोनेट जो है वो थोड़ा सही हो पाए, हार्ट को जगह मिल पाए पंप करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन शॉक में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेप्टिक शॉक। अब सेप्टिक शॉक में क्या हो रहा है, बॉडी में इन्फेक्शन हो रही है, तो इन्फेक्शन को हम ट्रीट कैसे करते हैं, एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। तो हम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। अग्रेसिव IV फ्लूइड्स देंगे, ठीक है, IV फ्लूइड्स देंगे हम इसमें ताकि बॉडी में जो ब्लड है उसका अमाउंट प्रॉपर रहे, जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो पाए। नेक्स्ट है कि वही कॉज को कंट्रोल करो, ठीक है, जो भी कॉज है, जो भी हमारा सोर्स है उसको सही करो, उसको ट्रीट करो, इन्फेक्शन को ट्रीट करो। और लास्ट है हमारा वेसोप्रेसर। वेसोप्रेसर क्या होते हैं मैं बताती हूँ अभी। वेसोप्रेसर में हम लेते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, ठीक है। ये हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहता है सेप्टिक शॉक के कंडीशन में। अब देखो नॉर एपिनेफ्रिन जिसे हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं, ये क्या है, एक टाइप का वेसोप्रेसर है। और वेसोप्रेसर क्या होते हैं, वेसोप्रेसर कुछ ऐसे टाइप के ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वेसल्स को वेसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, वेसल्स को पतला कर देते हैं। वेसल्स पतली हो जाएंगी तो क्या होगा, BP जो है वो
इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है वैसोप्रेसर का काम। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक मतलब इसमें क्या हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी को भी हो रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा चॉइस रहता है वो है एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन हमें देना होता है आईएम। जैसे ही आपको पता लगे कि किसी को एलर्जी है और उसे मतलब प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, चोकिंग हो रहा है, थ्रोट स्वॉलन हो गई है, ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसे एड्रेनलिन हमें देना है, वो भी आईएम। और एड्रेनलिन क्या करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन की जरूरत है, और जो हमारा एयरवे होता है इसको रिलैक्स कर देता है सो दैट हम अच्छे से सांस ले पाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमें एयरवे मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। एयरवे मैनेजमेंट, अगर सांस लेने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमें मैनेज करना है। उसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और एंटीहिस्टामिन हम दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन के साथ हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, स्टीरॉइड्स भी हम देंगे, ठीक है, स्वेलिंग को कम करने के लिए। और जो एंटीहिस्टामिन्स हैं ये क्या है, ये काम करेंगे, हिस्टामिन को कम करेंगे, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस जो बॉडी में हो रही हैं वो कम होंगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूरोजेनिक शॉक। अच्छा, अब न्यूरोजेनिक शॉक में हम सबसे पहले देंगे आईवी फ्लूइड्स, ठीक है। तो आईवी फ्लूइड्स तो हम सभी में देंगे, ठीक है, जितने भी शॉक है। अब शॉक है तो आईवी फ्लूइड तो मैंडेटरी है, आईवी फ्लूइड देंगे, बस कार्डियोजेनिक में हमें थोड़ा लिमिट से देना है, चेक करके देना है, ठीक है। इसके अलावा हम देंगे ये है वेसोप्रेसर, ठीक है। वेसोप्रेसर, वेसोप्रेसर यही जो हमने अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। न्यूरोजेनिक शॉक में वेसो कंस्ट्रिक्शन करने की जरूरत है, वेसल्स डायलेट हो रखे हैं, तो हम क्या देंगे, वेसोप्रेसर देंगे, ओके। अगर इंजरी हुई है, ठीक है, तो स्पाइनल स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है। स्टेबलाइजेशन, हाँ, तो स्पाइनल स्टेबलाइजेशन क्या कर रहा है, अगर इंजरी हुई है, कभी भी किसी को अगर इंजरी होती है तो फटक से, ऐसा नहीं है कि रोड एक्सीडेंट आप देख रहे हो तो फटक से आपने हेलमेट निकाल दिया, आप उसको इधर उधर मूव कर रहे हो। जब भी किसी को सीवियर चोट लगे तो आप कोशिश करो कि उसको बहुत डेलिकेटली उठाना होता है। आप जितना उसको मूव करोगे, इधर से उधर करोगे, बॉडी पार्ट उठाओगे, मे बी आप उसका हेलमेट खींचोगे, तो हो सकता है कि उसको इंजरी हुई हो और वो ज्यादा वर्सन हो जाए, ठीक है। तो स्टेबलाइज करना है। और एक और चीज है न्यूरोजेनिक शॉक में, वो है एट्रोपिन हम देंगे यहाँ पे, ठीक है। एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन हम यहाँ पे क्यों देते हैं, फॉर ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। एट्रोपिन क्या करता है, फॉर ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया के लिए हम एट्रोपिन दे रहे हैं, मतलब ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, एट्रोपिन ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो एट्रोपिन एक टाइप का ड्रग है, ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में आते हैं, और ये ड्रग्स क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। और हार्ट रेट को इंक्रीज हमें क्यों करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूरोजेनिक शॉक में बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाती है, और जो हार्ट रेट है वो कम होता जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है सिर्फ और सिर्फ न्यूरोजेनिक शॉक में। तो वहां पे हम एट्रोपिन देते हैं सो दैट हार्ट रेट इंक्रीज हो पाए, ओके। सो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं है, इतना मैंने लिखा है कि आपके लिए ये एग्जाम के लिए एनफ भी होगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।